स्वागत है आपका स्कूल राज थ्योरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान में नागरिक शास्त्र सिविक्स का 5वां अध्याय न्यायपालिका। इससे पहले हमने 4 अध्याय देख लिए हैं और हिस्ट्री इतिहास में और ज्योग्राफी भूगोल में भी हमने अध्याय देखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं न्यायपालिका। अखबार पर नज़र डालते हैं कि आपको देश भर की अदालतों द्वारा किए जा रहे कामों की झलक मिलने लगती है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि हमें इन अदालतों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जैसा कि आप इकाई 2 में पढ़ चुके हैं, हमारे देश में कानून का शासन चलता है। इसका मतलब यह है सभी कानून सभी लोगों पर समान रूप से लागू होता है और जब किसी कानून का उल्लंघन किया जाता है तो एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है और कानून के शासन को लागू करने के लिए हमारे पास एक न्याय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में बहुत सारी अदालतें हैं जहां नागरिक न्याय के लिए जा सकते हैं। सरकार का अंग होने के नाते न्यायपालिका भी भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। यह इस भूमिका को केवल इसलिए निभा पाती है क्योंकि यह स्वतंत्र है। स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या मतलब होता है? क्या आपके आसपास की अदालत और नई दिल्ली में स्थित सर्वोच्च न्यायालय के बीच में कोई संबंध है? इस अध्याय में आप इन सवालों के जवाब ले पाएंगे और हम इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे इसमें। न्यायपालिका की क्या भूमिका है? अदालत बहुत सारे मुद्दों पर फैसले सुनाती है। वह यह कहती है और यह तय कर सकती है कि शिक्षकों को विद्यार्थी की पिटाई नहीं करनी चाहिए। वह राज्यों के बीच नदियों के पानी के बंटवारे पर फैसला दे सकती है। वह किसी अपराध के लिए लोगों को सजा दे सकती है। न्यायपालिका के कामों के मोटे तौर पर निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। विवादों का निपटारा। न्यायिक व्यवस्था नागरिक और सरकार, दो राज्य की सरकारें, केंद्र और राज्यों के बीच में पैदा होने वाला विवाद को हल करने के लिए क्रियाविधि मुहैया कराती है। दूसरा है न्यायिक समीक्षा। संविधान की व्याख्या के अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास होता है। इस नाते न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो उस कानून को रद्द कर सकती है और इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। न्यायिक समीक्षा क्या कहते हैं? अगर किसी आधारभूत ढांचे संविधान के आधारभूत ढांचे को अगर उल्लंघन करता है कोई कानून तो उसे रद्द करना क्या कहलाता है? न्यायिक समीक्षा कहलाता है। अगला है कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। अगर देश में किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है। उदाहरण के लिए कक्षा 7 की किताब में आपने हकीम शेख के बारे में पढ़ा था जो खेतिहर थे। वह चलती हुई ट्रेन से गिरकर घायल हो गए थे। जब कई अस्पतालों ने उनका इलाज करने से इनकार कर दिया था तो उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। इसी मामले में सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने यह अहम फैसला दिया कि संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार दिया जाए। इसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है। फलस्वरूप न्यायालय ने पश्चिमी बंगाल सरकार को आदेश दिया कि वह अस्पताल की लापरवाही के कारण हकीम शेख की जो भी नुकसान हुआ है उसे मुआवजा रूप में दे। सरकार को यह आदेश भी दिया गया कि प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करे। उसमें आपात स्थितियों में रोगियों के इलाज पर विशेष ध्यान दिया जाए। यह हम सर्वोच्च न्यायालय की तस्वीर देख रहे हैं। यह भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। उसी दिन हमारा देश गणतंत्र बना था। अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जो 1937 से 49 तक की भांति यह न्यायालय भी पहली संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रेजेंस में हुआ करता था। इसे 1958 में इस इमारत में स्थानांतरित किया गया। पश्चिमी बंग खेत मजदूर समिति बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1996। अपनी शिक्षिका की सहायता से इस तालिका को खाली स्थानों को भरना है। विवाद की किस्म और उदाहरण। केंद्र राज्य के बीच में विवाद कौन सा हुआ है उसको उदाहरण के स्वरूप में लिखना है। दो राज्यों के बीच का विवाद लिखना है। दो नागरिकों के बीच का विवाद लिखना है। और ऐसे कानून जो संविधान का उल्लंघन करते हैं वह आपको उदाहरण के समीप लिखना है या आपके शिक्षक से आपको पूछना है। अगला है स्वतंत्र न्यायालय क्या होता है? स्वतंत्र न्यायालय, कल्पना कीजिए कि एक ताकतवर नेता
ने आपके परिवार की ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। आप ऐसी व्यवस्था में रहते हैं जहां नेता किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकता है और उसका तबादला कर सकता है। जब आप इस मामले को अदालत में ले जाते हैं तो न्यायाधीश भी नेता की हिमायत करता दिखाई देता है। नेताओं को न्यायाधीश पर जो नियंत्रण रहता है उसकी वजह से वे न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से फैसला नहीं ले पाता। स्वतंत्रता का यह अभाव न्यायाधीश को इस बात के लिए मजबूर कर देगा कि वह हमेशा नेता के ही पक्ष में फैसला सुनाए। हम ऐसे बहुत सारे किस्से जानते हैं जहां अमीर और ताकतवर लोग न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन भारतीय संविधान इस तरह की दखल अंदाजी को स्वीकार नहीं करता। इसलिए हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र रखा गया है। इस स्वतंत्रता का पहला पहलू है शक्तियों का बंटवारा। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था कि हमारे संविधान में एक बुनियादी पहलू है कि इसका मतलब यह है कि विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती। अदालतें सरकार के अधीन नहीं हैं, न ही वे सरकार की ओर से काम करती हैं। शक्तियों के इस बंटवारे को दुरुस्त रखने के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की अन्य शाखाओं को कोई दखल न हो। इसीलिए एक बार नियुक्त हो जाने के बाद किसी भी न्यायाधीश को हटाना बहुत ही मुश्किल होता है। न्यायपालिका की यह स्वतंत्रता अदालतों को भारी ताकत देती है। इसके आधार पर विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग को रोक सकती है। न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि अगर किसी को लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह अदालत जा सकता है। भारत में अदालतों की संरचना कैसी है देखते हैं। हमारे देश में 3 अलग अलग स्तर की अदालतें होती हैं। निचली स्तर की अदालतें, बहुत सारी अदालतें होती हैं। सबसे ऊपर स्तर पर एक अदालत होती है। जिन अदालतों से लोगों को सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ होता है उन्हें अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालत कहा जाता है। यह अदालतें आमतौर पर जिले या तहसील के स्तर पर या किसी शहर में होती हैं। यह बहुत तरह के मामले की सुनवाई करती है। प्रत्येक राज्य जिलों में बटा होता है और हर जिले में एक जिला न्यायाधीश होता है। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है। यह अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है। उच्च न्यायालयों से ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है। यह देश की सबसे बड़ी अदालत होती है जो नई दिल्ली में स्थित है। देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश के बाकी सारी अदालतों को मान्य होते हैं। निचली अदालत से ऊपरी अदालत तक हमारी न्यायपालिका की संरचनाओं को एक पिरामिड के रूप में हमें लिखना है। तो नीचे क्या आएगा, जो अपना जिला न्यायालय होता है या फिर अधीनस्थ न्यायालय, उससे ऊपर जो अपना तहसील स्तर पर या फिर राज्य स्तर पर जो न्यायालय होता है उच्च न्यायालय, फिर उसके ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय के बाद में क्या आएगा, उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के ऊपर क्या आएगा, अपना सर्वोच्च न्यायालय। अगला देखते हैं। उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले 1962 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में की गई थी। यह 3 प्रेसिडेंसी शहर थे। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1966 में हुआ था और आज देश भर में 24 उच्च न्यायालय हैं। बहुत सारे राज्यों के अपने उच्च न्यायालय हैं, जबकि पंजाब और हरियाणा का एक साझा उच्च न्यायालय है, चंडीगढ़ में है। दूसरी तरफ 4 पूर्वोत्तर राज्य असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए गुवाहाटी में एक उच्च न्यायालय रखा गया है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का एक साझा उच्च न्यायालय हैदराबाद में है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नज़दीक पहुंचने के लिए उच्च न्यायालयों की राज्य के अन्य हिस्सों में शाखाएं भी होती हैं। जिस चित्र में मद्रास उच्च न्यायालय को दिखाया गया है और नीचे पटना उच्च न्यायालय को। क्या विभिन्न स्तरों से अदालतें एक दूसरे से जुड़ी हैं? जी हाँ। भारत में हमारे पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। इसका मतलब यह है कि हमारी जो ऊपरी अदालतों के फैसले निचली अदालतों को मान्य होते हैं। इस एकीकरण को समझने के लिए अपील की व्यवस्था को देखा जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा उसका फैसला सही नहीं है तो वह ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। अपील की व्यवस्था को समझने के लिए आइए एक मुकदमे पर विचार करें। यह राज्य दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार एवं अन्य का मुकदमा है जो निचली अदालत से सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ा गया। 1980 के फरवरी महीने में लक्ष्मण ने 20 वर्षीय सुधा गोयल से विवाह किया था। वे दिल्ली में एक फ्लैट में रहते थे जहां लक्ष्मण के भाई और उनके परिवार भी रह रहे थे। 2 दिसंबर 1980
को सुधा की अस्पताल में मौत हो गई और वह जली हुई थी। सुधा के घर वालों ने अदालत में मुकदमा दायर किया कि जब निचली अदालत पर सामने मुकदमा आया तो 4 पड़ोसियों को गवाह के तौर पर बुलाया गया। पड़ोसियों ने बयान में किया कि 1 दिसंबर की रात को उन्होंने सुधा की चीख सुनी थी और मामले जानने के लिए बलपूर्वक लक्ष्मण के घर घुसे थे। वहाँ उन्होंने देखा कि सुधा की साड़ी से आग की लपटें उठ रही हैं। उन्होंने सुधा को एक बोरे और कंबल में लपेटकर आग बुझाई और सुधा ने उन्हें बताया कि उसकी सास जो शकुंतला है उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाला था और लक्ष्मण कुमार ने आग लगाई थी। मुकदमे के दौरान सुधा के परिवार वाले और एक पड़ोसी ने कहा कि सुधा के ससुराल वाले उसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करते थे और उनकी मांग थी कि पहले बच्चे के पैदा होने पर एक बड़ी रकम और एक स्कूटर और एक फ्रिज दिया जाए। अपने बचाव में लक्ष्मण और उसकी मां ने सुधा गर्म दूध कर रही थी, तभी उसकी साड़ी में आग लग गई और सभी बयानों और साक्ष्यों के आधार पर निचली अदालतों ने लक्ष्मण और शकुंतला और सुधा के जेठ सुभाष चंद्र को दोषी करार दिया और तीनों को मौत की सजा सुनाई। 1983 के नवंबर महीने में तीनों आरोपियों की इन फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील कर दी गई। दोनों तरफ की वकीलों के तर्क सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने फैसला लिया कि सुधा की मौत एक दुर्घटना थी, वह मिट्टी के तेल से जलने वाले स्टोव से जली थी और अदालत ने लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष चंद्र को तीनों को बरी कर दिया। शायद आपको कक्षा 7 की किताब में महिला आंदोलन के केंद्रित चित्र निबंध याद होगा। इसमें आपने पढ़ा था कि 1980 के दशक में देश भर में महिला संगठन दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। उन्होंने इस बात पर दुख था कि अदालतें इस तरह की घटनाओं में दोषियों को दंडित नहीं कर पा रही है। उच्च न्यायालय के उपरोक्त फैसले ने ऐसी जागरूकता महिलाओं को काफ़ी परेशान कर दिया। उन्होंने कई जगह धरने प्रदर्शन किए और उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक अपील दायर की। यह अपील इंडियन फेडरेशन ऑफ वीमेन लॉयर्स नाम संगठन की तरफ से दायर की गई। 1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उनकी मां व भाई को बरी करने वाले फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर दी और वकीलों के तर्क सुनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि वे उच्च न्यायालय के फैसले से अलग था। सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी मां को दोषी पाया, लेकिन सुभाष चंद्र के आरोपों से बरी कर दिया क्योंकि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। इस चित्र में हम अधीनस्थ न्यायालय को अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। उन्हें ट्रायल कोर्ट, जिला न्यायालय, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, सिविल जज न्यायालय के नाम से बुलाया जाता है। यह रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थित जिला अदालत का चित्र है जो हम देख रहे हैं। अगला है विधि व्यवस्था की विभिन्न शाखाएं कौन सी हैं। दहेज हत्या का यह मामला समाज के रूढ़ि विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। यह आपराधिक फौजदारी कानून का उल्लंघन है। फौजदारी कानून के अलावा हमारी विधि व्यवस्था दीवानी कानून सिविल लॉ से संबंधित मामलों को देखती है। फौजदारी और दीवानी कानून के बीच फर्क को समझने के लिए नीचे तालिका दी गई है। देखते हैं फौजदारी और दीवानी कानून में क्या अंतर है। पहले देखते हैं फौजदारी कानून। ये ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित है जिन्हें कानून में अपराध माना गया है। उदाहरण के लिए चोरी, दहेज के लिए औरत को तंग करना, हत्या आदि। इसमें सबसे पहले आमतौर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राथमिकी जो FIR दर्ज कराई गई जाती है। इसके बाद पुलिस अपराध की जांच करती है और अदालत में केस फाइल करती है। अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल में भेज दिया जाता है और उसे जुर्माना भी वसूल किया जाता है। अगला है दीवानी कानून। इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों का उल्लंघन से होता है। उदाहरण के लिए जमीन की बिक्री, चीज़ों की खरीदारी, किराया, तलाक आदि। प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। अगर मामला किराए से संबंधित है तो मकान मालिक या किराएदार मुकदमा दायर कर सकता है। अदालत राहत की व्यवस्था करती है। उदाहरण के लिए अगर मकान मालिक और किराएदार के बीच में विवाद है तो अदालत यदि आदेश देती है कि किराएदार मकान को खाली करे और बकाया किराया चुकाए। फौजदारी और दीवानी कानून के बारे में आप क्या समझते हैं, इसको आपको पढ़ना है। जैसे कुछ लड़के स्कूल जाते समय लड़कियों को हर रोज़ परेशान कर रहे हैं तो ये कौन सी कानून में आएगा, वह आपको लिखना है, फौजदारी या दीवानी। एक किराएदार को मकान खाली करने के लिए मजबूर किया जा रहा है तो मकान मालिक के खिलाफ अदालत मुकदमा दायर करता है तो कौन सा कानून के तहत आएगा, वह आपको लिखना है। अगला है, क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है। सिद्धांत,
भारत के सभी नागरिक देश के न्यायालयों की शरण में जा सकते हैं। इसका अर्थ यह है प्रत्येक नागरिक को अदालत के माध्यम से न्याय मांगने का अधिकार है। जैसा कि आपने पीछे पढ़ा था कि न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा में बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर किसी नागरिक को ऐसा लगता है उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह न्यायालय के लिए अदालत में जा सकता है, न्याय के लिए अदालत में जा सकता है। अदालत की सेवाएं सभी के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन वास्तव में गरीबों के लिए अदालत में जाना काफ़ी मुश्किल साबित होता है। कानूनी प्रक्रिया में न केवल काफ़ी पैसा और कागजी कार्रवाई की जरूरत पड़ती है, बल्कि उसमें समय भी बहुत अधिक लगता है। अगर कोई गरीब आदमी पढ़ना लिखना नहीं जानता तो उसका पूरा परिवार दिहाड़ी मजदूरी से चलता है, तो अदालत में जाने और इंसाफ पाने की उम्मीद उसके लिए बहुत ही मुश्किल होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय जनहित याचिका PIL की व्यवस्था विकसित की। इस तरह सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँच स्थापित करने के लिए प्रयास किया गया और न्यायालय किसी भी व्यक्ति या संस्था के लिए ऐसे लोगों को और से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया गया जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। यह याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया में को बेहद सरल बना दिया है। अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र या टेलीग्राम को भी जनहित याचिका माना जा सकता है। शुरुआती सालों में जनहित याचिका के माध्यम से बहुत सारे मुद्दों पर लोगों को न्याय दिलाया गया। बंधुआ मजदूरी को अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाने और बिहार में सजा काटने के बाद भी रिहा नहीं किए गए कैदियों को रिहा करवाने के लिए जनहित याचिका का इस्तेमाल किया गया था। क्या आप जानते हैं कि सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को दोपहर में मिड डे मील दिया जाता है, उसकी व्यवस्था भी एक जनहित याचिका के रूप में हुई थी। दाईं ओर दिए गए चित्र में हम नीचे विवरण देख रहे हैं। जो चित्र 1 है उसमें वर्ष 2001 में राजस्थान उड़ीसा में सूखे पड़ा था, उसकी वजह से लाखों लोगों के सामने भोजन की भारी अभाव पैदा हो गया था, उसकी तस्वीर है। तस्वीर नंबर 2 में सरकारी गोदाम अनाज से भरे पड़े थे और बहुत सारा गेहूँ चूहों के भेंट चढ़ गया था। अगला है जो तीसरा चित्र है। इस स्थिति को देखते हुए पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज जो PUCL के नामक एक संगठन में सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के मौलिक अधिकारों के में भोजन का अधिकार भी शामिल है। राज्य ने इस दलील को गलत साबित कर दिया था कि उसके पास संसाधन नहीं है। इसका आधार यह था कि सरकारी गोदाम अनाज से भरे हुए थे। तब सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि सबको भोजन उपलब्ध कराना राज्य का दायित्व है। अगला है चौथा। लिहाजा सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया कि रोजगार पैदा करे, राशन की सरकारी दुकानों के जरिए सस्ती दरों पर भोजन उपलब्ध कराए और बच्चों को स्कूल में दोपहर का भोजन दिया जाए। न्यायालय ने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में रिपोर्ट करने के लिए 2 खाद्य आयुक्त भी नियुक्त किए। आम आदमी के लिए अदालत तक पहुंचना ही न्याय तक पहुंचना होता है। अदालतें नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्याख्या में एक अहम भूमिका निभाती है, जैसा कि आपने उपरोक्त उदाहरण में देखा। अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या करने के बाद यह कहा कि जीवन का अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल होता है। इसलिए अदालत ने राज्य में आदेश दिया कि वह दोपहर के भोजन जो मिड डे मील सहित सभी लोगों को भोजन मुहैया करवाने के आवश्यक कदम उठाए। लेकिन अदालत के कुछ फैसले ऐसे भी होते हैं जिन्हें लोग आम आदमी के लिए नुकसानदेह होते हैं। उदाहरण के लिए गरीबों के आवास अधिकार जैसे मुद्दे पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का मानना है कि बस्ती झुग्गी झोपड़ियों में बेदखल करने के बारे में अदालत द्वारा दिए गए हाल के ही फैसले पुराने फैसलों के विरुद्ध होते हैं। हाल के फैसलों में झुग्गी वासियों को शहर में घुसपैठी की तरह देखा जा रहा है। एल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम के मुकदमे में न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। इस फैसले में अदालत ने आजीविका के आधार पर जीवन के अधिकार का हिस्सा बताया। नीचे इस फैसले के कुछ अंश दिए गए हैं। इन्हें पढ़ने पर पता लगता है कि न्यायाधीशों के जीवन के अधिकार को आजीविका के अधिकार के तहत किस तरह जोड़कर देखा। अनुच्छेद 21 द्वारा दिए गए जीवन के अधिकार का दायरा बहुत व्यापक है। जीवन का मतलब केवल जैविक अस्तित्व बनाए रखने से कहीं ज़्यादा होता है। इसका मतलब केवल यह नहीं है कि कानून के द्वारा तय की गई प्रक्रिया जैसे मृत्युदंड देने और उस पर लागू करने के अलावा
किसी और तरीके से भी किसी की जान की नहीं ली जा सकती। जीवन के अधिकार का यह एक आयाम है। इस अधिकार का इतना ही महत्वपूर्ण पहलू आजीविका के अधिकार भी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जीने के साधनों यानी कि आजीविका के बिना जीवित नहीं रह सकता। किसी व्यक्ति को पटरी या झुग्गी बस्ती से उजाड़ देने पर उसकी आजीविका के साधन फौरन नष्ट हो जाते हैं। यह एक ऐसी बात है जिसे हर मामले को साबित करने की जरूरत नहीं है। प्रस्तुत मामले में आनुभविक साक्ष्यों से ये सिद्ध हो जाता है कि याचिकाकर्ता झुग्गियों और पटरियों पर रहते हैं, क्योंकि वे शहर में छोटे मोटे काम धंधे पर लगे होते हैं और उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होती। वह अपने काम करने की जगह के आसपास किसी पटरी या झुग्गी में रहने लगते हैं। इसलिए अगर उन्हें पटरी या झुग्गियों से हटा दिया जाए तो उनका रोजगार भी खत्म हो जाएगा। इसका निष्कर्ष ये निकाला गया कि याचिकाकर्ता को उजाड़ने से अपनी आजीविका से हाथ धो बैठेंगे और इस प्रकार जीवन से वंचित हो जाएंगे। जबकि पहले वाले फैसले जो कि जैसे कि 1985 में एल्गा टेलिस बनाम मुंबई नगर निगम के मुकदमे में दिया गया था, वह झुग्गी बस्तियों को आजीविका बचाने का प्रयास किया जा रहा था। न्यायालय तक आम लोगों के पहुंच को प्रभावित करने वाला एक मुद्दा यह भी है कि मुकदमे की सुनवाई में अदालतें कई साल लगा देती हैं। इसी देरी को ध्यान में रखते हुए अक्सर कहा जाता है इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल। 26 नवंबर 2007 को भारत के मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन ने भाषण में कहा था, भारतीय न्यायालिका में 26 न्यायाधीशों से लैस एक सर्वोच्च न्यायालय जो 725 स्वीकार्य पदों वाले 21 उच्च न्यायालय, जिनमें 1 मार्च 2007 से केवल 597 न्यायाधीश थे, और 14,477 अधीनस्थ न्यायालय, जिसमें 31 दिसंबर 2006 को उनकी वास्तविक संख्या 11,767 थी। भारत में न्यायाधीशों की संख्या ये चेंज होती रहती है, ये पुराने आंकड़े हैं। इसके बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लोकतांत्रिक भारत में न्यायपालिका का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। न्यायपालिका ने कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों पर अंकुश लगाया है और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की है। संविधान सभा के सदस्यों ने एक ऐसी न्यायपालिका का बिल्कुल सही सपना देखा था जो पूरी तरह स्वतंत्र है। यह हमारे लोकतंत्र का एक बुनियादी पहलू है। इस चित्र में 22 मई 1987 को मारे गए हाशिमपुरा के 23 मुसलमानों के कुछ परिजन दिखाई दे रहे हैं। यह परिवार 20 साल से न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मुकदमा शुरू होने पर जितना विलंब हुआ उसके कारण 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में उत्तर प्रदेश से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। यह मुकदमा अभी भी जारी है। इसमें प्रोविंशियल आर्म्ड कंस्टिबुलरी जो PAC के 19 लोगों पर हत्या और अन्य आपराधिक मामलों में आरोपों पर मुकदमा चलाया जा रहा है। इस मुकदमे में 2007 में केवल 3 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और 24 मई 2007 को प्रेस क्लब लखनऊ में लिया गया फोटो है। आगे प्रश्नोत्तर है, हम प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, आप पढ़ चुके हैं कि कानून को कायम रखना और मौलिक अधिकारों को लागू करना न्यायपालिका का एक मुख्य काम होता है। आपकी राय में इस महत्वपूर्ण काम को करने के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना क्यों जरूरी है? यदि न्यायपालिका किसी नेता के नियंत्रण में हो तो न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से फैसले नहीं ले पाता। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी गरीब नागरिक ने प्रताड़ित होने पर किसी नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। अब यदि उस नेता को न्यायपालिका का नियंत्रण है तो वह न्यायाधीश का तबादला भी करवा सकता है। ऐसे में न्यायाधीश हमेशा उस नेता के पक्ष में ही फैसला सुनाएगा। इसलिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। हमने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं जिसमें अमीर और ताकतवर लोगों ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए न्याय प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की है, लेकिन भारत का संविधान ऐसी दखल अंदाजी को स्वीकार नहीं करता है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता अदालतों को भारी ताकत देती है। इस ताकत से वह विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोकती है, और यदि किसी भी नागरिक को ऐसा महसूस होता है तो अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह अदालत का जाकर इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकता है, और इसी प्रकार से न्यायपालिका सबके लिए मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकती है। प्रश्न नंबर 2 है, अध्याय 1 में मौलिक अधिकारों की सूची दी गई है, उसे फिर पढ़ें और आपको ऐसा क्यों लगता है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार
न्यायिक समीक्षा के विचार से जुड़ा हुआ है। यदि न्यायपालिका को ऐसा महसूस होता है कि कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन कर रहा है, तब वे उस कानून को रद्द कर सकते हैं। यह न्यायिक समीक्षा कहते हैं। संवैधानिक उपचार को अधिकार संविधान अनुच्छेद 32 में अंकित है। इसके जरिए संविधान द्वारा प्रदत्त तमाम मौलिक अधिकारों नागरिकों को मिल रहे हैं, यह सुनिश्चित किया जाता है। यदि ऐसा कोई कानून बनाया गया है जिससे नागरिकों के लिए संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो वह न्यायिक समीक्षा और संवैधानिक उपचार के अधिकार दोनों द्वारा उस कानून को रद्द किया जा सकता है। इस प्रकार से संविधान के ढांचे का उल्लंघन करने वाले किसी भी कानून को रद्द करने का अधिकार भी इसी वजह से न्यायिक समीक्षा का विचार और संवैधानिक उपचार का अधिकार एक दूसरे से जुड़े हैं। अगला है, नीचे 3 स्तर के न्यायालयों को दर्शाया गया है। प्रत्येक के सामने लिखिए कि उस न्यायालय की सुधा गोयल के मामले में क्या फैसला दिया। अपने जवाब को कक्षा में अन्य विद्यार्थी द्वारा दिए गए जवाब से मिलाकर देखें। निचली अदालत ने लक्ष्मण और उसकी मां को दोषी ठहराया था और फांसी की सजा सुनाई थी। फिर उच्च न्यायालय ने तीनों को निर्दोष साबित कर दिया था और सर्वोच्च न्यायालय ने पर्याप्त सबूत न हो पाने के कारण सुभाष को बरी कर दिया था, जबकि लक्ष्मण और उसकी मां को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। प्रश्न नंबर 4 है, सुधा गोयल मामले को ध्यान रखते हुए नीचे दिए गए बयानों को पढ़िए और जो व्यक्तित्व में सही है उन पर सही का निशान लगाना है और गलत है उन पर गलत का निशान लगाना है। पहला है, आरोपी इस मामले को उच्च न्यायालय लेकर गए क्योंकि वे निचली अदालत के फैसले से सहमत नहीं थे। सही। ख है, वे सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में चले गए। गलत। कारण सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के ऊपर होता है, इसलिए उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में नहीं जा सकता। अगला है, अगर आरोपी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से संतुष्ट नहीं होता तो दोबारा निचली अदालत में जा सकता है। गलत। सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ा न्यायालय है, इसके फैसले को सबको मानना पड़ता है, इसके फैसले के खिलाफ निचली अदालत में नहीं जा सकता। प्रश्न नंबर 5 है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि 1980 के दशक में शुरू की गई जनहित याचिका की व्यवस्था सबको इंसाफ दिलाने के लिहाज से महत्वपूर्ण कदम थी। 1980 के दशक में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में उन लोगों और संस्थानों को शिकायत दर्ज करने की अनुमति थी जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करने की और न्याय पहुंचाने की कोशिश की, इसलिए 1980 के दशक में शुरू की गई जनहित याचिका की व्यवस्था दर्ज करने की अनुमति सबको इंसाफ दिलाने के लिहाज से महत्वपूर्ण कदम था। अगला प्रश्न है, ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम मुकदमे में दिए गए फैसले के अंशों को दोबारा पढ़िए और इस फैसले में कहा गया है कि आजीविका का आधार जीवन का अधिकार का हिस्सा है। अपने शब्दों में लिखिए कि इस बयान से जजों का क्या मतलब था। आजीविका जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण है। ओल्गा बनाम बम्बई नगर निगम मुकदमे में लोग झुग्गी झोंपड़ियों में हटाना चाहते थे, इसलिए वे उनमें रहने वाले लोगों को कहीं और रहने के लिए कह रहे थे। इन झुग्गियों में रहने वाले लोग छोटे मोटे व्यवसाय करते थे और पैसे कमाते थे, यह उनकी आजीविका का साधन था। यदि वे उस जगह को छोड़ देते हैं तो आजीविका भी छूट जाती है और जीवन व्यापन करना मुश्किल हो जाता है। अतः इस बयान से जजों का यह मतलब था कि आजीविका का अधिकार जीवन का अधिकार का हिस्सा है। रोटी, कपड़ा और मकान जैसे महत्वपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति जीवन का अधिकार का हिस्सा है। प्रश्न नंबर 7 है, इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल, इस विषय पर एक कहानी बनाइए। कोई भी कहानी बना सकते हैं आप कि इंसाफ में देरी से कितनी प्रताड़ित होते हैं लोग बाग और उससे आपको कैसे लगता है कि वह इंसाफ का कत्ल है। अगला प्रश्न है, अगले पन्ने पर शब्द संलग्न में दिए गए प्रत्येक शब्द में वाक्य बनाना है। शब्द संलग्न जैसे बरी करना, तो आपको वाक्य बनाना है अपील करना, मुआवजा, बेदखली और उल्लंघन। बरी करने का आप मान सकते हैं कि श्याम को निर्दोष साबित होने पर न्यायाधीश ने बेइज्जत
बाइज्जत बरी करने का आदेश सुनाया। अपील करने को आप देख सकते हैं कि निचली अदालत ने राम का फैसला गलत सुनाया तो उसके पुनर्विचार के लिए उसने उच्च न्यायालय में अपील की। मुआवजा, सुमन को सरकार ने बहुत ज़्यादा पीड़ित किया और इसलिए उसने मुआवजा देने का वादा किया। इसी प्रकार आप और भी वाक्य बना सकते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।